सुप्रभात बच्चों, डीएसएस ऑनलाइन हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड चैप्टर नंबर 10 नेताजी का चश्मा अर्थात सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चश्मा शीर्षक का अध्ययन करेंगे। देखिए, इसका शीर्षक ही है नेताजी का चश्मा। तो ये पूरी कहानी जो है वो चश्मे के इर्द गिर्द ही घूमेगी, क्योंकि चश्मा ही इस कहानी का केंद्र बिंदु है। कहानी शुरू करने से पहले लेखक के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। स्वयं प्रकाश जी मध्यवर्गीय जीवन से संबंधित हैं। इनकी रचनाओं में समाज की तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। इनका स्वर सामाजिक कुरीतियों, शोषित व्यक्तियों की पीड़ा और सामाजिक जीवन में हो रहे संप्रदाय और लिंग भेद के प्रति मुखरित हुआ है। इनका जन्म 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। इनका अधिकांश समय बचपन का राजस्थान में ही व्यतीत हुआ और इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने लगे। इनकी रचनाएं हैं सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान। इस कहानी में लेखक की भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है। इन्होंने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली, तत्सम, तद्भव, अंग्रेजी के शब्दों, देशज तथा उर्दू फारसी के शब्दों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। इन्हें पहल, बनमाली तथा राजस्थान अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये वसुधा पत्रिका से भी जुड़े रहे हैं और इनकी मृत्यु 2019 में हो चुकी है, जबकि आपके किताब में इसका उल्लेख नहीं है, क्योंकि ये पहले की है, इसका प्रकाशन पहले हो चुका है। अब नए प्रकाशन में इनका मृत्यु का तिथि भी आ जाएगा, 2019 है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी का उद्देश्य नेताजी के चश्मे नामक शीर्षक से कवि ने यह संदेश देना चाहा है, या इस कहानी के माध्यम से लेखक यह संदेश देता है कि व्यक्ति केवल देश की सीमा में रहने से ही देश का नहीं माना जाता, बल्कि देश के अंदर रहने वाले प्राकृतिक संसाधनों जैसे जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों, प्राकृतिक सौंदर्य आदि के संरक्षण पर भी ध्यान देना चाहिए और इन प्राकृतिक संसाधनों के प्रति प्रेम की भावना और इन्हें समृद्ध रखने की भावना को देश प्रेम कहते हैं। लेखक कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से उन करोड़ों देशवासियों के योगदान का सजीव रूप का चित्रण किया है और यह भी बताने का प्रयास किया है कि इस देश के निर्माण में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी पीछे नहीं रहे हैं। वे इस पुण्य कर्म में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। इसके मुख्य पात्र हैं हालदार साहब, कैप्टन चश्मे वाला, पान वाला और ड्राइंग मास्टर मोतीलाल। देखिए, अब कहानी शुरू करते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार का कहा जा सके वैसे एक ही बाजार था।
कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। देखिए, यहाँ ये कहानीकार बता रहा है कि एक हालदार साहब हैं जो कंपनी के काम से हर 15वें दिन उस कस्बे से होकर जाते हैं जिस कस्बे से ये कहानी जुड़ी हुई है। उस कस्बे में देखिए, कस्बा शब्द जो है वो अरबी शब्द है, ये संज्ञा पुल्लिंग शब्द है और कस्बा का अर्थ मतलब कि शहर से थोड़ा कम विकसित और गांव से थोड़ा ज़्यादा विकसित, तो उसे हम कस्बा की श्रेणी में रख सकते हैं। तो उस कस्बे से हालदार साहब हर 15वें दिन गुजरते हैं। उस कस्बे में एक स्कूल, लड़कियों का स्कूल है, एक लड़कों का स्कूल है और एक सीमेंट की कारखाना है, 2 ओपन एयर सिनेमा घर है और एक नगर पालिका है। अब देखिए, नगर पालिका का काम ही होता है कि वो नगर की सफाई, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था करे। तो ऐसे ही नगर पालिका जो है वो समय समय पर नगर के विकास के कुछ कार्य करवा देती थी और इसी के किसी योग्य प्रशासनिक अधिकारी के मन में ये आया होगा कि इस कस्बे के मुख्य चौराहे पे नेताजी सुभाष चंद्र जी का प्रतिमा लगवा दिया जाए। यह सोच करके कि मुख्य चौराहे पे नेताजी का ये प्रतिमा होना चाहिए और ये कहानी जो है उसी नेताजी के प्रतिमा से ही जुड़ी हुई है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं लेने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय लिया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। अब देखिए, अब ये तो नेताजी का जो ये मूर्ति लगाने की बात प्रशासनिक अधिकारी कहता है, तो फिर ये लोग आपस में सोचते हैं कि अगर मूर्ति बनेगी तो अच्छे मूर्ति बनाने वाले मिलेंगे या नहीं, या हो सकता है कि ये मूर्ति में कितनी लागत आएगी इसका ये लोग लेखा जोखा किए हैं और उनकी बजट जो है वो बजट से ज़्यादा, मूर्ति बनवाने में जितना बजट है उससे ज़्यादा खर्चा आ रहा होगा। तो इन्होंने कम पैसा लगने की वजह से मूर्ति बनाने का काम हाई स्कूल के एक ड्राइंग मास्टर को सौंप दिए, जिनका नाम मोतीलाल था। और मोतीलाल ने मूर्ति बनाने, एक ही महीने में मूर्ति बनाने का आश्वासन भी दे डाला कि हाँ, मैं मूर्ति बना दूँ, 1 महीने के अंदर मूर्ति बना दूँगा। और ये लोग राज़ी हो गए कि अब मूर्ति बनेगा और मोतीलाल के द्वारा बनवाया जाएगा। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं वस्त, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे।
इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। अब देखिए, ये जो मूर्ति बनाने के लिए मोतीलाल जो ड्राइंग मास्टर हैं वो बनाते हैं और मूर्ति 2 फुट की, ऊपर से टोपी की नोक से लेकर कोट के दूसरे बटन तक की मूर्ति बनाई गई। मूर्ति की ऊंचाई जो है, लंबाई 2 फुट की थी और वो मूर्ति बहुत ही अच्छा बनाए। देखने में ऐसा लगता था कि वो नेताजी बहुत ही कम दिन के लगते थे। उनका चेहरा बहुत ही अच्छा था, सबको अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था उनको देखने से कि अभी वो जैसे नारा देते हैं, दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो, इन सबों की याद आने लगती थी। ऐसा सजीव मूर्ति था। लेकिन सभी लोगों ने मास्टर के इस कार्य को बहुत ही सराहा, सबने प्रशंसा की। लेकिन एक चीज़ उन लोगों को खटकती थी। वो कमी क्या थी कि मूर्ति तो संगमरमर की थी, लेकिन नेताजी के आँख में चश्मा नहीं था। और आगे देखिए, चश्मा था लेकिन वो संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार उस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पे एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। मूर्ति जो है बहुत ही अच्छी थी, सबको बहुत ही अच्छा लगा, सभी लोगों ने प्रशंसा भी किया। लेकिन एक कमी थी। वो कमी क्या थी कि नेताजी के आँख में चश्मा था, लेकिन वो संगमरमर का नहीं था, वो रियल का चश्मा था। वो चश्मा ऊपर से लगा हुआ था। और जब हालदार साहब इस चौराहे से, कस्बे से गुजरे, तो वो उनका रोज़ का काम था कि वहाँ एक पान बेचने वाला था, उसके पान की दुकान पे रुकते थे और पान खाते थे, तब फिर वहाँ से जाते थे। जब वो रुके तो देखे कि नेताजी के आँख में चश्मा तो है, लेकिन वो रियल का चश्मा, एक काला चौड़े फ्रेम वाला चश्मा ऊपर से लग गया है। तो उनके मन में और कौतूहल हो गई, जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि मूर्ति जो है वो संगमरमर की है, लेकिन चश्मा जो है रियल ऊपर से लगा हुआ है। फिर इसका अगला वीडियो अगले दिन